क्या लग रहा है, ये बटोगे तो कटोगे, ये स्टेटमेंट क्या हर चुनाव जिता देगा? बिल्कुल जिताएगा मैडम। यूनाइट कर रहा है ना लोगों को। आज बटोगे तो कटोगे सिर्फ राष्ट्रीय नारा तो रह नहीं गया, वैश्विक नारा हो चुका है। हिंदुस्तान से लेके कनाडा तक बटोगे तो कटोगे, और ये सच्चाई भी है। बट रहे थे तो कट रहे थे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। हरियाणा में एक हो गए, आप देख लो सरकार बन गई, समझ गए। और जहाँ इतना पे इम्पैक्टफुल है ये? बिल्कुल इम्पैक्टफुल है मैम, बिल्कुल इम्पैक्टफुल है। आप लोग राम गोपाल मिश्रा को भूल गए क्या? अभी मरा है जल्दी। चंदन गुप्ता को भूल गए क्या? जवान लड़का चला गया था। कितने नाम बताऊं आपको? बटोगे तो कटोगे, सीधी सी बात है। कन्हैया लाल दर्जी भूल गए क्या आप लोग? तो लेकिन सीधी सी बात है, बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो नेक रहोगे। एकता में बल है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी बता दो, हर आदमी स्कूल गया होगा ना, सबने ये बात तो पढ़ी होगी ना स्कूल में कि एक रहोगे, एकता में बल है। सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सबके माँ बाप ने ये बताया ना कि भाई भाई एक रहें। ये मुहावरा बचपन से सुना होगा ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। एकता में बल है, वो कहानी सबने पढ़ी होगी कि एक लकड़ी दी बाप ने, बीमार बाप ने अपने बेटे को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। 2 लकड़ी दी, तोड़ दी। 3 लकड़ी दी, तोड़ दी। इकट्ठे लकड़ियों का बंडल दे दिया, वो नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि एकता में बल है। ये कहानी भी वही प्रेरित करती है। तो जब हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एकता में बल है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो उसमें गलत कहाँ है कि बटोगे तो कटोगे? बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। फिर खड़गे जी क्यों कह रहे हैं कि आतंकवादियों वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं, योगी जी साधु संत के वेशभूषा में घूम रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो? खड़गे जी ये बयान इसलिए दे सकते हैं क्योंकि खड़गे जी के समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, तो कश्मीर के अंदर में जो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी थे ना, नाम कोट कर रहा हूँ, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी, उनको अपने ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। ठीक है, उनकी सरकार के अंदर में कसाब की फांसी रुकवाने के लिए या याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलवा दिया जाता था। तो उनको हर बयान ऐसा ही नजर आएगा क्योंकि उन्होंने शुरू से ये पाला, हिंदुस्तान के अंदर में पाला उन्होंने ये आतंकवाद को, नहीं तो आज मसला ही नहीं होता। समझ गई? तो उनको हर बयान वो लगेगा, उनको ये भूल जाना। आपको कांग्रेस का एक बयान याद है? इनके गृह मंत्री थे सुशील कुमार सिंधे, उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला था। और उसके बाद कांग्रेस की नौबत ये आ गई थी कि कांग्रेस आज 10 साल से सत्ता में बाहर है। आज ये एक सन्यासी को आतंकवादी बोल रहे हैं ना, अब की देख लेना ये और 15 साल के लिए बाहर ही हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं उपचुनाव में ही कुछ नहीं होने वाला, योगी जी का ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। अच्छा। वो कह रहे हैं एक बात बताइएगा, सारे पत्रकार एक ही बात पूछ रहे हैं और अखिलेश भी बड़ी छाती चौड़ी कर करके जा रहा है कि उपचुनाव उपचुनाव उपचुनाव। अगर मैं कह रहा हूँ, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर उपचुनाव की 9 सीटें भी अखिलेश ने जीत ली तो क्या योगी जी सत्ता से उतर जाएंगे क्या? वो तो पूर्ण बहुमत में पहले बैठे हुए हैं ना। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा क्या है। क्या बिगड़ेगा उनका? और कौन सा कॉन्फिडेंस बिगड़ाओगे? 2024 में आपकी 9 सीटों पर है और 2027 में पूरे 3 साल बाद इलेक्शन होगा। अभी 3 साल है। 3 साल में मैडम ना किस राजा का राज होगा कोई नहीं जानता। किस राजा का राज, पता नहीं खड़गे जी होंगे भी या नहीं होंगे 3 साल बाद 27 में, समझ रही हो? पता नहीं लालू जी होंगे भी या नहीं होंगे। मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे ना, मतलब मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उम्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, पता नहीं ये लोग रहेंगे भी या नहीं रहेंगे 3 साल बाद। तो ये लोग अभी से क्या बोल रहे हैं? उन 9 सीटों से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और फिर भी बता दूं आपको, 9 की 9 सीटों पे भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब कौन कितना जीतता है वो देखने वाला है। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, क्या इसी नारे के साथ जीता जाएगा? झारखंड जीत चुके हैं हम, मान के चल लो। आज बोल दे रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर पे, झारखंड 100% जीत रही है भाजपा। महाराष्ट्र के अंदर में थोड़ी सी लड़ाई जरूर है, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। और दिल्ली के अंदर विशेष बता दूं आपको, चाहे सरकार किसी की बने, मैं अभी ये भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा कि सरकार किसकी बन रही है, लेकिन केजरीवाल रिपीट नहीं होगा, ये पक्की बात है। ये भी भविष्यवाणी है आपके चैनल के माध्यम से। केजरीवाल नहीं नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैडम बता दिया आपको, दिल्ली की जनता आज केजरीवाल से जितना नफरत कर रही है ना, केजरीवाल रिपीट नहीं होने वाला है। 10 साल हो गए, 10 साल में केजरीवाल ने इस दिल्ली को जिस गर्त में डाला है, जो एक्चुअल दिल्ली का है ना, कोई बाहर से ना आया हो और दिल्ली में ही पला बढ़ा हो, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। हम ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हम दिल्ली को बनते हुए भी हमने शीला सरकार में देखा, बेशक कांग्रेस की सरकार थी, मुझे झूठ नहीं बोलूंगा मैं। हमने शीला सरकार में इस दिल्ली को बनते हुए देखा था, और उस 10 सालों में इसने जो 30 साल पीछे हमें किया वो भी हम देख रहे हैं आज केजरीवाल ने। आज केजरीवाल के घर के बाहर भी कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो कह रहे सफाई हैं नहीं है। हर बयान झूठा है। इसने कहा था कि मुझे एमसीडी में सत्ता दे दो, मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। आज जाकर देखिए आप कूड़े के पहाड़ कितने हो गए हैं, और एक नया कूड़े का पहाड़ और बनने लग गया है। गाजीपुर को और मुकरबा चौक को भूल जाइए, एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार होने वाला है दिल्ली के अंदर में। गलियों के अंदर में नाली की सफाई नहीं हो रही है, एमसीडी वाले कूड़ा उठाने नहीं आ रहे। पहले कूड़े की गाड़ी डेली घूमती थी गली में, आज नहीं आती है। समझ गई? दिल्ली के अंदर में आज भी केजरीवाल 70 की 70 विधानसभाओं में
पानी की लाइनें नहीं बिछा पाया है, समझ गई? तो ये अब समस्या तो है। वो मुहैया करा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे हैं समस्या वहाँ की। अरे मैम, मुझे समझ में नहीं आता, जिस आदमी ने 9.5 साल कुछ नहीं किया, वो ये 6 महीने के अंदर में गड्ढे भर के क्या कर लेगा? जनता मूर्ख है क्या? ये जनता मूर्ख है। तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता एकजुट है, अरविंद केजरीवाल को ही अपनी सरकार बनाएगी। आज देखो, एक बड़ी अच्छी बात है, अभी आप कह रही थी बटेगे तो कटेगे नारा कैसा है, आज हर आदमी कह रहा है ना एकजुट हो जाओ। वो कह आज रहे हर हैं कि आदमी कह दिल्ली रहा की है जनता एकजुट है। हाँ, दिल्ली की जनता एकजुट है। मैं बता देता हूँ, डेट नोट कर लेना सभी। 16 नवंबर 2024 दोपहर 1 बजे देवकी नंदन ठाकुर जी यमुना खादर खजूरी पुस्ता नंबर 4 पर धर्म संसद का आह्वान किया है। वहाँ पर आइएगा और दिल्ली की वहाँ पर जनता होगी, आप भी आइएगा, इनवाइट कर रहा हूँ, और देखिएगा कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है। आप समझ जाएंगी उस भीड़ को देखकर। सुनामी आने वाली है दिल्ली में। 16 नवंबर, ये डेट नोट कर लो जी। धन्यवाद सर। क्या नाम? नवीन कुमार। क्या लग रहा है, बटोगे तो कटोगे बयान इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर चुनाव इससे जीता जा सकता है क्या? तो ये मैडम एक बताइए कि ये 2014 से बाद ही क्यों नारा आया ये? इससे पहले क्यों नहीं नारा आया? अटल बिहारी वाजपेयी भी जीते, प्रधानमंत्री बने, 14 के बाद ही नारा क्यों आया ये कि बटोगे तो कटोगे? कहाँ हम क्यों आया 2014 के बाद? क्यों आया ये? इनको तो डर लग रहा है ये कि हमारे हाथ से मुस्लिम जो निकल रही हैं, अब सब मुस्लिम हमारे हाथ से निकल गए हैं, हमें वोट बैंक नहीं मिल रहा मुस्लिमों का, इसलिए इन्होंने इनका जो है घबराहट हो गई है। बीजेपी के अंदर घबराहट हो गई। बिल्कुल घबराहट हो गई है, बिल्कुल घबराहट हो गई है ये। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा विदेश में डंका बज रहा है, विदेश में डंका बज रहा है, चारों तरफ हमारा बोलबाला है। तो ये अपने योग्यता के हिसाब से क्यों नहीं वोट मांगते? अपने ऊपर वोट क्यों नहीं मांगते? ये बीजेपी में योग्यता नहीं है। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी में हाँ, योग्यता नहीं आप अपने बलबूते पर क्यों नहीं मांगते वोट? कह रहे हैं योगी जी में योग्यता नहीं है, और 2014 से पहले बटोगे तो कटोगे जैसे बयान क्यों नहीं आए? अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही है। ऐसा है, 2014 से लेके अभी तक तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आ गए। अपने दम पे नहीं आए तो क्या राहुल गांधी लेकर आया था? इनसे एक सेकंड रुक जाओ, क्या राहुल गांधी लेकर आया था? उसके बाद में देश में 29 राज्यों में से 22 राज्यों में सरकार भाजपा की। अपने दम पर नहीं आए तो क्या राहुल गांधी लेकर आ रहा है? अजीब बातें करते हैं ये लोग। मेरिट पे ही आता है आदमी। जनता जिसके साथ होती है सत्ता में वही आता है, काबिज वही होता है। अगर कल को कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसका मतलब यही होगा कि जनता उसके साथ है। बिना जनता के समर्थन के कोई सत्ता में नहीं आ सकता। इनको ये समझना पड़ेगा। और ये किस काम को कहना चाहते हैं, इनको कौन सा काम नजर नहीं आता है? ये मुझे केजरीवाल के 10 काम गिनवाए, मैं मोदी जी के 10 काम गिनवाऊंगा। मुझे दो काम, वो कह रहे मोदी जी योग्य- के 2 काम बता दो कि कोई चीज जो है सस्ता हुआ हो। मोदी वो जी के- पूछ रहे हैं मैं- कि अगर योग्यता नहीं है तो इतना जीत के कैसे आए, किस मेरिट पे जीत के आए? कहाँ जीत गई? तो बैसाखी की सरकार चल रही है। तीसरी बार लोकसभा सरकार में है। ये है तो बैसाखी की सरकार है नहीं? ये कौन सी बैसाखी की सरकार? है ना। अच्छा देखो, इन लोगों की समस्या पता है क्या है? इन लोगों को ना फैक्ट्स जानना होता है, ना फैक्ट्स पे कभी बात करेंगे। आज 240 सीटें लेकर भाजपा बैसाखी की सरकार पे है, लेकिन कांग्रेस जो 10 साल सत्ता में रही यूपीए 1 और यूपीए 2 में, यूपीए 1 में 145 सीटें, यूपीए 2 में 142 सीटें और बाकी की गठबंधन की सीटें थी। इनके मुंह से कभी नहीं निकला कि ये बैसाखी की सरकार है। इसे कहते हैं दोगलापन। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको, दोगलापन। जब तुम्हारी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के पास यूपीए 1 में 2004 में जब जीत कर आई कांग्रेस 145 सीटें थी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो इनसे बोल लेना, चेक कर लेंगे। और दूसरी बार जब 2009 में जीत कर आई 142 सीटें थी, बाकी का गठबंधन था, उस पर ये लोग नहीं मानते। आज 240 सीटें हैं तो इनको लगता है बैसाखी की सरकार है। अरे इस बैसाखी की सरकार से तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? अगर बैसाखी की सरकार ही है तुम तसल्ली में रहो ना। यहाँ एक भाई साहब और आते हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता बनते हैं, उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम अगस्त तक सरकार गिर जाएगी। आज हम नवंबर में खड़े हैं। उन्होंने 2024 के अगस्त तक बोला था बैसाखी की सरकार है, गिर जाएगी। आज हम नवंबर में खड़े हैं। और आगे भी बता देता हूं आपको, पूरे 5 साल पूरे करेगी ये सरकार। और इन 5 सालों में बहुत से ऐतिहासिक फैसले होने हैं जिसकी वजह से इनके पेट में मरोड़े मारते रहेंगे। अपने बलबूते पे अपने बलबूते पे तो नहीं चला रहे हैं सरकार। इनकी लोकप्रियता कम हुई है कि नहीं हुई है? बैसाखी पे सरकार बनी, इसके बावजूद हरियाणा क्यों नहीं हारे बीजेपी? हरियाणा क्यों नहीं हारी है? अब ये आप जो है ईवीएम पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये चुनाव आयोग पर सवाल क्यों सवाल उठा रहे हैं? सब उठा रहे हैं। हारने वाले तो हमेशा उठाएंगे। नहीं हटा तो ये क्यों उठा रहे हैं? ईवीएम पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मैं बता देता हूँ क्यों उठा रहे हैं। अंगूर ना मिले लोमड़ी को तो खट्टे होते हैं, वही वाली कहानी है इनकी।
मैं तो आज भी बोलता हूँ ना, जिसको ये लगता है ईवीएम की वजह से सरकार बनी हुई है, तो सबसे पहले कांग्रेस पहल करे ना इस बात की। कांग्रेस हिमाचल में इस्तीफा दे दे, ईवीएम से बनी है सरकार। मैं बोल रहा हूँ कर्नाटका में ईवीएम हैक हुआ था, कांग्रेस ने हैक करी थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 3 बार बनी क्योंकि वो ईवीएम हैक कर लेता था। आज मैं आरोप लगा रहा हूँ। अब बताओ ये इस्तीफा दिलवाएंगे? मैं मोदी से दिलवा दूंगा। अगर केजरीवाल के सरकार मतलब आम आदमी पार्टी अपनी सरकार को बर्खास्त कर दे, हिमाचल में सुक्खू अपनी सरकार को बर्खास्त कर दे, कर्नाटका में अपनी सरकार को बर्खास्त कर दे, जहां जहां इन विपक्षियों की सरकार है, ये इस्तीफा देकर बोले कि हाँ भैया हम ईवीएम से जीत कर आए थे और हम सरकार बर्खास्त कर रहे हैं, मोदी का इस्तीफा मैं दिलवाऊंगा। यार नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ भी बोलते हैं। जब अपनी सुनो, ये सवाल इसीलिए उठता है, ये सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि जिनको ना हजम नहीं होती मोदी की चीज, जिनके पेट में मरोड़े मारते हैं, उनको कुछ तो झूठ बोलना है ना। बता तो दिया, लोमड़ी ने जब अंगूर पे खूब उछाल मारी, अंगूर हाथ नहीं आया तो बोलती है खट्टे हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस का हाल है, सत्ता के लिए खूब इधर उधर भटक लिए, लेकिन जब सत्ता हाथ नहीं लगी तो कह दिया ईवीएम दोषी है। क्या मजाक है यार। मैं दोषी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ। मैं आप बात को घुमा करके मत बोलो। ईवीएम पर सवाल क्यों उठ रहा है? चुनाव आयोग पर आप सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पे? हम नहीं उठा रहे हैं। हम ये पार्टी जो उठा रही है, जो सत्ता में बैठी है, या तो दिया पार्टी क्यों उठा रही है, आपको समझ नहीं आया क्या हिंदी में? मतलब क्यों उठा रही है? पहले भी तो बता दिया, क्योंकि सत्ता में नहीं आ पाई, उसको लगे कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर कहाँ? यही बात है, ये कहाँ से? आपको समझना पड़ेगा। कहावतें नहीं समझते क्या चाचा आप? अरे कांग्रेस की यही समस्या है। ऐसा है मैडम, सीधी सी बात ये है कि जब सत्ता नहीं आई ना हाथ में, तो इन लोगों ने झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पर इनके साथ में समस्या ये है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर अपनी सरकार बन जाती है तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, और अगर अपनी सरकार नहीं बनती है तो ईवीएम हैक हो जाती है। ये समस्या है। लेकिन जब ईवीएम के लिए चुनाव आयोग इनको आह्वान करता है ना कि आइए सभी लोग और हैक करके दिखाइए, तब कोई भी नहीं आता है, तब कोई भी नहीं आता। उस पर ये लोग जवाब नहीं देंगे। और कांग्रेस के साथ समस्या यही है। काश राहुल जी थोड़ा सा समझदार होते ना, तो आज सत्ता में होते। और चाचा के भी इसीलिए बातें समझ में नहीं आ रही हैं। कैसे? और भी जगह यूपी में ही लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सीटें अखिलेश यादव की आई, तो क्या वहाँ पे भी ईवीएम में सवाल था? ईवीएम के सवाल मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम खराब है या गड़बड़ी हुई है। मैं सवाल उठाने के बाद ईवीएम पर सवाल क्यों उठ रहा है, ये चुनाव आयोग पर जो सवाल क्यों उठा रहा तो है? सवाल उठाने वाले गलत है या हाँ, सही है? गलत उठता क्यों है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये सवाल क्यों उठता है? आपको क्या समझ आ रहा है, सवाल उठना सही है या गलत? कुछ ना कुछ आज जो ईवीएम जो कंपनी बना रही है, जो कंपनी बना रही है, उसमें जो बीजेपी के बहुत सारे आदमी वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं, मशीन बनाने। उसमें कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं उसमें। ये देखो मैडम, ऐसा है, बीमारी हो चुकी है, मानसिक रोग हो चुका है, वो एजुल्यूशंस होता रहता है, खुद से एक ख्याल आता है, उसको ये लोग आगे पास ऑन कर देते हैं। ये हर कांग्रेसी समर्थक के साथ हो रहा है। इसके साथ में मेरी इनके साथ में सांत्वना है। इससे ज़्यादा मैं इन लोगों को कुछ नहीं कह सकता। भगवान इनके दिमाग को जल्दी स्वस्थ करे, इनको सद्बुद्धि दे। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय श्री राम।